हम लोगों ने अभी तक आर्थिक विचारों के इतिहास में एडम स्मिथ को पढ़ा और अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उसके विभिन्न योगदान की चर्चा की। और आज हम लोग मूल्य सिद्धांत में एडम स्मिथ का क्या योगदान है वहाँ से शुरू करेंगे। जैसा एज यूजुअल हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सारा नोट्स भी आपको उपलब्ध है इस चैनल पर, इसलिए इसको पढ़ करके सुना देते हैं ताकि आपको पढ़ने में, समझने में या देखकर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहले आपको हम पढ़ करके सुना देते हैं, फिर आपको हम उसे समझा देंगे। मूल्य सिद्धांत, थियरी ऑफ वैल्यू। एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशंस है उसके अध्याय 4 में स्मिथ मूल्य का विवेचन उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर से प्रारंभ करते हैं। उपयोग मूल्य से आशय उपयोगिता तथा विनिमय मूल्य से आशय खरीदने की क्षमता से है। स्मिथ ने हीरे और पानी का उदाहरण देकर इसे स्पष्ट किया। अंतर स्पष्ट करने के बाद ही वे उपयोग मूल्य को भूल जाते हैं। वे वास्तव में विनिमय मूल्य में दिलचस्पी लेते हैं। शुरू से ही उन्होंने मूल्य निर्धारण के सही रास्ते पकड़ने की संभावना को छोड़ दिया। मूल्य से संबंधित विवेचन को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। विनिमय मूल्य का वास्तविक माप है। विनिमय मूल्य का वास्तविक माप क्या है? पहला, इस वास्तविक कीमत के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? वे कौन सी अंतिम परिस्थितियां हैं जो कीमतों के कुछ या सभी दरों को सामान्य या प्राकृतिक दर से ऊपर या नीचे बनाए रखती हैं? थर्ड है, कौन से कारण हैं जो बाजार कीमत को प्राकृतिक कीमत के बराबर होने से रोकते हैं? सबको मिलाकर 2 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मूल्य का श्रेष्ठतम माप क्या है और मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? देखो, इसमें बहुत सारे टर्म्स आए, जैसे उपयोग मूल्य आया, विनिमय मूल्य आया, बाजार मूल्य आया, प्राकृतिक मूल्य आया या सामान्य मूल्य आया। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा भी जानना, पहले BA1 में इससे ही आप पढ़ रहे हैं, तभी से आप इसको जानते हैं। विनिमय मूल्य का मतलब होता है बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा जो मूल्य निर्धारित होता है वह विनिमय मूल्य है। उपयोग मूल्य होता है उस वस्तु के महत्व के आधार पर जो आप उसे मूल्य प्रदान करते हैं, वह उसका उपयोग मूल्य है। जैसे अखबार को ले लीजिए, अखबार बाजार में कितने का मिलता है? 6 रुपये का। यह उसका विनिमय मूल्य है और उसे आप रोज़ रद्दी में बेच देते हैं। अगर एक दिन अखबार में आपकी फ़ोटो निकल जाए, तब आप उस पेज को क्या करते हैं? काट के कहाँ रख लेते हैं? काट करके लैमिनेशन करा करके अपनी फाइल में लगा लेते हैं। उस दिन वाले पेपर का महत्व, जिस दिन आपका रिजल्ट निकले और आप टॉप कर जाएं, उस दिन के पेपर का महत्व। वैसे भी नॉर्मली जो 6 रुपया दे करके कोई भी पेपर आप पाते हैं, उसको पढ़ने से जो सूचनाएं, जो लाभ आपको मिलता है, वो निश्चित रूप से 6 रुपये से कई गुना ज़्यादा होता है। तो उपयोग मूल्य बहुत ज़्यादा होता है और विनिमय मूल्य बाजार तय करता है कि क्या है। ठीक है, तो उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का अंतर यह है। सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य का अंतर क्या है? वास्तव में ये अल्पकालीन और दीर्घकालीन मूल्य, जिसको आपने पढ़ा होगा पीछे, मार्शल ने समय तत्व के रूप में डिफाइन किया था ना। तो सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द ही बाजार मूल्य चक्कर लगाता है। आपको एक चित्र याद होगा, आपने मार्शल में पढ़ा था कि यह सामान्य मूल्य होता है, नॉर्मल प्राइस है, और बाजार मूल्य इसी के इर्द गिर्द क्या करता है? चक्कर लगाता है, क्योंकि वह बाजार में मांग और पूर्ति की परिस्थितियों के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब इसमें एडम स्मिथ ने जो मूल्य के सिद्धांत प्रतिपादित किए, उसमें पहला सिद्धांत उसने दिया मूल्य का श्रम सिद्धांत, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। बड़ा पॉपुलर सिद्धांत है, इसको आप ध्यान से सुनिए, अभी आपको समझा देते हैं। मूल्य सिद्धांत की मुख्य समस्या यह है कि जो सापेक्षिक कीमतें हैं वे क्यों हैं। स्मिथ ने बाजार एवं सामान्य कीमत में भेद किया। यह मार्शल की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कीमतों के समान है।
स्मिथ अपनी व्याख्या अत्यंत सरल मॉडल से प्रारंभ करते हैं जिसमें केवल एक उत्पादन का साधन है, श्रम। अब ध्यान दीजिए कि कोई भी जब आप पढ़ते हैं कोई भी सेंटेंस, तो उसके पक्ष और विपक्ष पर एक साथ हमको फोकस किए रहना चाहिए। जैसे ही कहते हैं कि उत्पादन का केवल एक साधन है, श्रम, वहीं ये प्रश्न आ जाना चाहिए कि क्या केवल श्रम से ही उत्पादन होता है? ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब कि शुरू से ही अब मामला बिगड़ने लगा है। अगर आप ये मान करके यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन theory of value on the basis of this assumption that there is only one factor of production, that is labor, इसका मतलब है कि आपने गलती करना प्रारंभ कर दिया यहीं से ना। तो जिसमें केवल एक उत्पादन का साधन है, श्रम। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, लेबर इज ओनली द काज एंड एज वेल एज मीजर ऑफ द वैल्यू। उसने कहा कि श्रम अकेला एकमात्र मूल्य का कारण भी है और उसका माप भी है। अर्थात मूल्य श्रम के कारण ही उत्पन्न होता है और कितना मूल्य होगा इसकी माप भी किसके माध्यम से की जाएगी? श्रम के माध्यम से। तो मापता भी है और उसका कारण भी है। इसमें ने आगे लिखा कि हर वस्तु का मूल्य उस वस्तु को प्राप्त करने की मेहनत एवं कष्ट के बराबर होता है। श्रम ही किसी वस्तु के मूल्य को जन्म देने वाला तथा उसका माप है। मार्क्स ने पूंजीवाद पर प्रहार करने के लिए इसी विचार को स्वीकार किया। आपने मार्क्स का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर था, जो जिसे मजदूरों का मसीहा कहा जाता था। उसने लेबर के पक्ष में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, तो यही कह करके जब श्रम ही सब कुछ करता है तो श्रम को क्यों नहीं मिलता है। जब एडम स्मिथ ने कह दिया कि श्रम ही केवल एकमात्र उत्पादन का साधन है, तो मार्क्स ने कहा कि फिर सब कुछ पूंजीपति क्यों ले लेता है, और उसने इसके आधार पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया। तो किसी वस्तु के मूल्य को, हाँ, स्मिथ इस सिद्धांत की सीमाओं से भी परिचित थे। उन्होंने कहा कि 2 घंटा आसान काम की तुलना में 1 घंटे के कठिन काम में अधिक श्रम लगता है। यह आलोचना की जाती है कि यह सिद्धांत प्राचीन एवं असभ्य समाज की विशिष्ट मान्यताओं में ही सही है। मुख्य समस्या यह है कि श्रम की प्रत्येक इकाई समरूप नहीं होती और उत्पादन अनेक साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी की योगदान से होता है। इसलिए स्मिथ ने उत्पादन लागत सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। अब जब एडम स्मिथ ने कह दिया कि लेबर इज ओनली द काज एज वेल एज मीजर ऑफ द वैल्यू, तो उसी समय उसने यह भी कहा कि 1-1 घंटे, जैसे हम कहें कि 1 घंटे ये लड़की काम करे, 1 घंटे ये लड़का काम करे, और इस लड़की से कहें कि तुम केवल इसमें 1 घंटे में झाड़ू लगा दो, और इनसे कह दें कि तुम सारी कुर्सी में निकाल के बाहर रखो, फिर सब अंदर रखना। दोनों ने 1 घंटे काम किया, क्या दोनों का परिश्रम बराबर है? इसका मतलब कि केवल टाइम के आधार पर यह तय कर पाना कि दोनों को बराबर पैसा मिलना चाहिए उचित नहीं है। एडम स्मिथ ने यह बात समझ गया बीच में ही। इसी दौरान वो यह भी समझ गया कि लेबर के अलावा भी फैक्टर्स हैं, भूमि है, पूंजी है, इनका भी योगदान है उत्पादन में। इसका मतलब हमको उत्पादन लागत को मूल्य का आधार बनाना चाहिए, न कि केवल श्रम को। तो पहले उसने लेबर थियरी ऑफ वैल्यू का प्रतिपादन किया। मूल्य के श्रम सिद्धांत में भी 2 तरह के मूल्य सिद्धांत की बात हुई। जैसे एक उसने ये कहा गया कि लेबर इम्बॉडीड थियरी ऑफ वैल्यू, श्रम सन्निहित मूल्य का सिद्धांत, अर्थात अगर इस डस्टर को बनाने में 2 घंटे का श्रम लगा है तो इसका मूल्य 2 घंटे के श्रम के बराबर होगा। बात समझ में आई? दूसरा लेबर कमांडेड थियरी ऑफ वैल्यू, श्रम संरक्षित मूल्य का सिद्धांत। ये क्या है? अगर ये डस्टर 5 घंटे के श्रम के बराबर बिकता है तो इसका मूल्य कितना होगा? 5 घंटे के श्रम के बराबर। यानी यह डस्टर कितना घंटे का श्रम ले पाने में समर्थ है, कितने में बना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना ये ले पाने में समर्थ है। तो ये कमांडेड थियरी ऑफ वैल्यू है। तो लेबर थियरी ऑफ वैल्यू को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम श्रम लेबर इम्बॉडीड थियरी ऑफ वैल्यू कहते हैं,
और दूसरे को हम लेबर कमांडेड थियरी ऑफ वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उसने, अब आप ध्यान दें कि एडम स्मिथ खुद भी बड़ा कन्फ्यूज सा है, क्योंकि वो हर लाइन में वो अलग अलग सिद्धांतों की बात करता है। जैसे पहले कुछ कहता है, फिर कुछ कहता है, फिर कुछ कहता है, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे नियम तो एक साथ लागू नहीं हो सकते। एक ही सही होगा, चाहे वो सही हो चाहे ये सही हो। फिर उसने तुरंत ही आगे कह दिया कि थियरी ऑफ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि मूल्य के सिद्धांत में उत्पादन लागत का सिद्धांत। स्मिथ के अनुसार वास्तविक जगत में किसी वस्तु की कीमत, विनिमय मूल्य, उत्पादन में लगे सभी साधनों को किए जाने वाले भुगतान के योग के बराबर होता है। अब देखो उलट गया मामला, अभी तक केवल श्रम पर निर्भर था, अब जितने भी साधन लगे हैं उन सबको जो भुगतान किया जा रहा है उनके योग के बराबर, श्रम को कितना दिया, भूमि को कितना दिया, पूंजी को कितना दिया, इंटरप्रेन्योर को कितना दिया, रॉ मटेरियल को कितना दिया, सबको जोड़ लो। ठीक है, इस प्रकार किसी वस्तु की प्राकृतिक कीमत का निर्धारण उत्पादन की मौद्रिक लागतों में होता है। मजदूरी, लाभ, लगान ये कीमतें ही हैं। लागत से स्मिथ का आशय उस वस्तु को बाजार तक पहुंचाने से था। अब देखो लॉजिस्टिक भी शामिल है। पहुंचाने से मतलब क्या हो गया कि केवल उत्पादन में जो कास्ट आ रही है वह पर्याप्त नहीं है। जैसे कोई चीज़ बम्बई में पैदा हो गई, मान लो बिल्कुल बम्बई में बिस्कुट बन करके रखा गया, तुम तो जौनपुर में हो, खुद ही खाओगे बम्बई से, कैसे खाओगे? वो बम्बई से जौनपुर तक आएगा तो उसमें लॉजिस्टिक शामिल है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है उसकी पैकिंग भी है, उसकी लोडिंग भी है, अनलोडिंग भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, स्टोरेज भी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई। ठीक है, ये सब मिलकर के ये तय करते हैं कि वस्तु का मूल्य कितना होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई वस्तु मान लो कोचीन में बनती है, उसे जौनपुर में बेचना है, तो जाहिर सी बात है कि जो जौनपुर में बनी वस्तु जौनपुर में बिकेगी, तो दोनों की लागतों में बहुत बड़ा अंतर तो आ ही जाएगा मूल्य का। वहाँ से चलेगी यहाँ तक आएगी तो बहुत बड़ी लागत तो ट्रांसपोर्टेशन का ही है। तो इसलिए उत्पादन लागत का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। अब देखो अब यह सिद्धांत भी खोखला है, क्योंकि यह उत्पादन साधनों की कीमत निर्धारण की व्याख्या नहीं करता। लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी की संतोषजनक व्याख्या नहीं की गई। अब देखो तुमने पढ़ा है BA1 में एक वितरण का सिद्धांत पढ़ा है ना। वितरण के सिद्धांत में हम यह पढ़ते हैं कि उत्पादन के जो साधन हैं उनको उनका पुरस्कार कैसे प्रदान किया जाता है। आपने वहाँ पढ़ा जैसे मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत या सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, उसके द्वारा कैसे आप, और मजदूरी के आधार पर ही आपने बाकी लगान कैसे तय होता है आपने उसको पढ़ा, ब्याज कैसे तय होता है वहाँ आपने देखा, लाभ कैसे तय होता है आपने वहाँ पढ़ा। लेकिन यहाँ आपने कहा तो कि इन सब के भुगतान को शामिल किया जाएगा, लेकिन ये निर्धारित कैसे होंगे इनकी व्याख्या आपने नहीं की। तो इसका मतलब कि ये थोड़ा सा अस्पष्ट हो गया, थोड़ा खोखला हो गया, सिद्धांत उतना मजबूती से लागू नहीं हो सकता है। पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमतें, खंड 1 के अध्याय 4 में उन्होंने आंशिक विश्लेषण जो अर्थशास्त्रियों की जीवन वृत्ति रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, आंशिक विश्लेषण और सामान्य साम्य विश्लेषण, यह हमको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। आंशिक विश्लेषण हम पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं, आपको याद होगा, लिखते हैं अन्य बातें समान रहें, लिखते हैं ना। अन्य बातें समान रहे का मतलब है कि बहुत सारी सिचुएशंस जो हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन ये मान लेते हैं कि वो ठीक हैं और जैसा हम चाह रहे हैं वैसी ही हैं, या हम मान ले रहे हैं कि इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो आंशिक विश्लेषण में हम अन्य बातें समान रहे की मान्यता पर चलते हैं। कुछ न कुछ स्थिर रहता है, कुछ ही परिवर्तनशील होता है। लेकिन जब सामान्य साम्य विश्लेषण की बात करते हैं तो एवरीथिंग हैंग्स टुगेदर, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। वो ठीक वैसे ही है जैसे आप अगर तालाब में पत्थर फेंकें तो जो बबल उठता है वो धीरे 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 पूरे तालाब को क्या करता है, घेर लेता है। तो अर्थात पूरे तालाब पर उसका असर होता है। वैसे भी अर्थव्यवस्था में आंशिक विश्लेषण का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। कुछ भी आप करते हैं, 1 रुपया भी खर्च करते हैं
तो वह पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आप जैसे ही एक दुकानदार से 5 रुपये का पान खाते हैं, वह 5 रुपया वह चाय पीता है, चाय वाले के पास जाता है, चाय वाला उससे सब्जी खरीदता है, सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाला उससे जलेबी खरीदता है, जलेबी वाले के पास जाता है, वह उससे फिर चप्पल खरीदता है, फिर कुछ करता है। वो 5 रुपया घूमते घूमते उसकी जो वेलोसिटी ऑफ मनी, आपने BA2 में पढ़ा होगा मॉनेटरी थियरी में कि मुद्रा का संचलन वेग पढ़ा ना, तो वो संचलन वेग क्या है? दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ मनी। तो आप वह 5 रुपया अपनी जेब में रख लीजिए तो डेड मनी हो जाती है, फिर उसका कोई रोल नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। खर्च कर दीजिए तो फिर क्या होता है? फिर वो सर्कुलेशन में आ जाती है और वह 5 रुपया 5000 रुपये का आप देखेंगे काम करती है जरूर 5 रुपया, लेकिन वो जगह जगह जाते जाते पता नहीं कितना रुपये काम करती है। तो उसका जो संचलन वेग है मुद्रा का, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर आप अर्थव्यवस्था को चाहते हैं कि तेज़ी से बूस्ट करें। तो यानी आप में खर्चने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात आइडल मनी आपके पास नहीं होनी चाहिए कि आपने तो तिजोरी में ताला बंद करके रख दिया, कि सुरंग में भर भर के सोना रख दिया बोरे में। अखबार देखा है ना? नहीं देखा, मत देखा करो, ठीक। तो इस संबंध में उन्होंने आंशिक विश्लेषण को, जो अर्थशास्त्रियों की जीवन वृत्ति रहा है, की व्याख्या की है। इस संबंध में काले कपड़ों की कमी पर सार्वजनिक विलाप का उदाहरण महत्वपूर्ण है। काले कपड़ों की कमी अस्थायी शोक सूचक कपड़ों की कीमत तथा दर्जी की मजदूरी बढ़ा देंगे, परंतु बुनकरों की मजदूरी प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि यह कमी अस्थायी होती है। किसी वस्तु की कीमत सामान्य कीमत स्तर के बराबर तय होगी जब उत्पादक सामान्य लाभ उठा रहे हों। मांग पूर्ति के समायोजन से दीर्घकालीन सामान्य कीमत का सृजन होता है। हम लोगों ने मार्केट पढ़ा है BA पार्ट 1 में, वहाँ हमने पढ़ा है कि दीर्घकाल में सबको सामान्य लाभ प्राप्त होता है ना। तो जब हम सामान्य लाभ की बात करते हैं तो सामान्य लाभ का मतलब ये है कि अब ऐसी कीमत नहीं तय हो पा रही जिस पर हमको लाभ प्राप्त हो, यानी वह कीमत कैसी कीमत है? सामान्य कीमत है, उस पर न हमको लाभ मिल रहा है न हमको हानि हो रही है। एक चीज़ आपको और पता होगा कि जब भी हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता कि जितनी लागत लगी है उतना ही हमको मिल गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामान्य लाभ का मतलब वह उसमें न्यूनतम मात्रा भी सम्मिलित होती है जो आपको उस व्यवसाय में बनाए रखने के लिए अनिवार्य होती है। अगर आप 10 रुपया लगाते हैं और 10 ही आपको मिल जाता है तो आप कोई व्यवसाय क्यों करेंगे? आप 10 रुपया लगाते हैं लेकिन आपको 10 तो मिल जाता है, साथ में उस व्यवसाय को चलाते रहने भर के लिए जितना इंसेंटिव चाहिए कि उसको आप बंद करके कहीं और न चले जाएं, उतना भी मिलता रहता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब सर्वाइवल अमाउंट यू विल अर्न फ्रॉम द बिजनेस, कि आप जिंदा रहें, आपका काम धाम चलता रहे और आप कम से कम बंद करने पर जो नुकसान आपको उठाना पड़े उससे बेहतर पोजीशन में आप हों। कोई भी इंडस्ट्री आप बंद भी करते हैं तो बहुत सारे नुकसान आपको उठाने पड़ते हैं। आपने वहाँ पढ़ा होगा क्लोजिंग डाउन पॉइंट, उत्पादन बंद होने की अवस्था पढ़ा है ना पूर्ण प्रतियोगिता में, कि उत्पादन कहाँ बंद होगा। तो जब तक उसकी परिवर्तनशील लागत उसको मिलती रहती है, आपको याद होगा, तब तक वो उत्पादन करता रहता है। क्यों? क्योंकि स्थिर लागत तो उसको बर्दाश्त करनी ही करनी है, चाहे उत्पादन करे चाहे न करे। इस कमरे का अगर किराया रेंट है और 600 रुपया महीना है तो यू विल हैव टू पे, आपको देना ही है, चाहे आप रहिए चाहे न रहिए। तो अगर रनिंग कास्ट आपकी निकल रही है तो आप 1-2 महीने वेट करते हैं, इस उम्मीद में वेट करते हैं कि शायद बाजार की दशाएं सुधरें और स्थिति ठीक हो जाए तो अगले महीने से उत्पादन अच्छा हो जाएगा। तो तुरंत हम बंद नहीं करते, ठीक है। प्रत्येक वस्तु की दर मात्रा जो बाजार में पाई जाती है वह प्रभावी मांग के बराबर होती है। प्राकृतिक कीमत के निर्धारण में मांग पक्ष का योगदान नहीं रहता। यदि सप्लाई प्रभावपूर्ण मांग से अधिक होती है, यस इज ग्रेटर देन ED लिखा हुआ है, इफेक्टिव डिमांड, तो घटक अंगों को प्राकृतिक दर से कम कीमत भुगतान की जाएगी, जिसके घटक मांगों की पूर्ति कम हो जाएगी। इनमें प्रतियोगिता होगी और सप्लाई इफेक्टिव डिमांड के बराबर हो जाएगी। घटक अंगों की कीमतें भी प्राकृतिक कीमत के बराबर हो जाएंगी और संपूर्ण कीमत प्राकृतिक कीमत के बराबर हो जाएगी। ये देखो सीधी सी बात है, ये सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो प्रभावपूर्ण मांग होती है
आप कीन्स आपको याद होंगे, आपने कीन्स को पढ़ा होगा। तो कीन्स कहता है कि उत्पादन, आय, रोजगार और प्रभावपूर्ण मांग ये सब एक हैं। और प्रभावपूर्ण मांग वहाँ तय होती है जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे को काटती है। पढ़ा है आपने ना, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ये जहाँ बराबर होते हैं वहाँ हम प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित करते हैं। और वही हमारी तो प्रभावपूर्ण मांग आपकी अगर सप्लाई या जो है साधनों की सप्लाई ज़्यादा है, प्रभावपूर्ण मांग कम है, इसका मतलब कि उत्पादन करने के साधन ज़्यादा हैं, मांग कम है, तो साधनों का मूल्य घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में और इसके अगर ज़्यादा मांग है तो मूल्य बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उनमें प्रतियोगिता घट जाएगी, प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। ठीक, तो आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू कर देंगे। अगर मांग नहीं होगी, जिस मान लो 10 लेबर बैठे हैं और कोई लेने वाला नहीं आ रहा है। अक्सर आप देखिए तो लाइन बाज़ार में या अपने पॉलिटेक्निक चौराहे पर सुबह जाइए तो मजदूर बैठे रहते हैं। आजकल थोड़ी कोरोना के नाते, कुछ दिन पहले नोटबंदी के नाते थोड़ी जो डिमांड थी वो घट गई थी। लोगों का जो रूटीन वर्क था, कंस्ट्रक्शन था या कोई रिनोवेशन था, ये सब बंद हो गया था, तो मजदूर बैठे हैं। अब ज़्यादा मजदूर बैठे हैं, खरीदने वाला केवल एक आदमी आया, तो अब उसी में से अब 300 रुपये मांगता था, अब कह रहे हैं अब चलो 200 में ही कर देंगे काम। भाई एकदम ने काम करने से घर में खाना नहीं बन रहा है, तो अच्छा है कि हम 150 ही पा जाएँ, 100 ही पा जाएँ। तो आपस में प्रतिस्पर्धा किसमें हो गई? मजदूरों में, साधनों में प्रतिस्पर्धा हो गई। तो जब साधनों में प्रतिस्पर्धा होगी तो उनका रेट क्या होगा? घट जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो अब इसी तरह उल्टा हो गया, मान लो कि खूब काम पर तेजी हो जाए और मजदूर कम हो गए, तो मजदूर जो 300 ले रहे कैसा 500 देंगे, चलेंगे ना। तो इस तरह से, और एकदम बिल्कुल जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, नॉर्मल मतलब बिल्कुल सामान्य, 300 रुपया रेट है, खुला है, मांग भी खूब ज़्यादा है, साधन भी बहुत ज़्यादा है, जिसको आप पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, बहुत सारे ओपन टू ऑल, इतने लेबर बैठे हैं, चाहे इतने लोग मांगने आए, सबको 300 में क्या होगा? मिल जाएगा। ढेर सारे लोग मांगने भी आ रहे हैं, सबको पता है कि यार काम मिल ही जाएगा, छोड़ो बहुत दिक्कत नहीं है, तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। उसी की व्याख्या आपके इसमें की गई। सार यह है कि प्राकृतिक मूल्य के आसपास बाजार मूल्य में होने वाले परिवर्तन से मांग व पूर्ति में व्यक्तिगत हित तथा प्रतियोगिता के कारण संतुलन स्थापित हो जाता है। व्यक्तिगत हित और प्रतियोगिता। व्यक्तिगत हित क्या? हमको यार कुछ न कुछ मिल ही जाए, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए ना मैं 300 की जगह 200 में काम करने को तैयार हो गया। और आपस में प्रतिस्पर्धा, बहुत लोग हैं, तो ये दोनों मिल करके संतुलन स्थापित कर देते हैं। ये अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब से स्मिथ ने प्रस्तुत किया तब से लगभग सभी अर्थशास्त्रियों ने बगैर किसी संशोधन के इसको दोहराया है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये जो आपने व्याख्या पढ़ी, और सब लोग इसकी व्याख्या करते हैं। यह मजदूरी, स्मिथ ने खंड 1 के अध्याय 8 में मजदूरी के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया। लगभग आधा दर्जन पृष्ठों में कई सिद्धांतों की व्याख्या है, जैसे कोष सिद्धांत, जीवन निर्वाह सिद्धांत, सौदाकारी सिद्धांत, यही सब गड़बड़ है। देखिए, आपने मजदूरी में बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं ना, मजदूरी कोष का सिद्धांत, मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत पढ़ा है ना सब। तो इसने भी जीवन निर्वाह सिद्धांत, सौदाकारी सिद्धांत, कोष सिद्धांत का मतलब कि एक निश्चित कोष होता है, उसी में से लोगों को मजदूरी पर काम पर रखा जाता है। अगर 100 रुपया रखा है तो मजदूरी की दर 10 रुपया है, तो 10 लोगों का मिलेगा। इसीलिए बाद में पीगो ने मजदूरी कटौती का सिद्धांत दिया था कि मजदूरी कम करके ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो अगर 10 रुपये था 10 लोगों को, अगर 5 रुपये कर दो तब 20 लोगों को। लेकिन इस सिद्धांत की बाद में कीन्स ने आगे चलकर आलोचना की कि मजदूरी कम करने से ऐसा नहीं कि रोजगार बढ़ जाएगा, बल्कि बेहतर है कि मजदूरी बढ़ाइए, रोजगार के अवसर बढ़ाइए, यह बाजार में मांग को बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। यानी एक उसको जितना है उतने में ही जीने की बात करता है, और दूसरा उसमें ईमानदारी से विस्तार की बात करता है। तो कीन्स की थियरी बाद में ज़्यादा इफेक्टिव हुई कि भाई आप मजदूरी कम कर देंगे, तो मजदूरी कम करने से आप देखते हैं कि जो आपके जीने रहने की दशाएं हैं वह बड़ी अच्छी नहीं रह जाती।
10 की जगह 5 पाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो आप अगर कम खाएंगे तो वह स्वस्थ रहेंगे। तो पता चला कि 10 लोग जितना उत्पादन करते थे उतना ही उत्पादन 20 लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उतने इफिशियंट ही नहीं है कर पाए, उनका पेट ही नहीं भर रहा है, खा ही नहीं पा रहे हैं, बीमार हैं, परेशानियां हैं। तो आप किसी को पैसा कम करके उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ा सकते, बल्कि उसको सुविधाएं दे करके, उसको आप ज़्यादा पैसा दे करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कीन्स ने कहा। इसीलिए देखिए, डिपेंड करता है हर इंस्टीट्यूट का, हर ऑफिस का, हर देश का अपना अपना वर्क कल्चर कैसे है। जैसे हम लोग 7 दिन काम करते हैं, सोमवार से लेकर के 6 दिन का वीक होता है। बहुत सारे यूरोपियन देशों में 5 दिन का वीक होता है। हमारे आपके यहाँ काम के घंटे भले 10 बजे से 4 बजे तक हो, लेकिन आपसे काम रात में भी लिया जा सकता है, दिन में भी काम लिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम 10 से 4 में कोई काम न करें, घूमते रहें, यह भी लिबर्टी हमारे पास है। बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। 9 बजे से 5 बजे तक काम का टाइम होना चाहिए, और पूरे 6 दिन के बजाय 5 दिन होना चाहिए। लेकिन 9 से 5 के बीच में पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरे लगन, पूरी मेहनत से हमें काम करना चाहिए, और एक भी सेकंड हमको कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी तरह की, न समय की बेईमानी, न रुपए की बेईमानी, न काम की बेईमानी, न नीयत की बेईमानी, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो हम अब कहने के लिए हम तो ज़्यादा 2 दिन काम कर रहे हैं, और इवन दिन रात काम कर रहे हैं, इसके बाद भी हमारी उत्पादकता उनसे बहुत कम है, जबकि वो 5 दिन काम कर रहे हैं, 9 से 5 कर रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा बेहतर कौन है? जहाँ ह्यूमन लेबर की डिग्निटी ज़्यादा है, वहाँ आपको 2 दिन आराम के लिए मिलता है, तो केवल आराम करिए, आपको मेल भी नहीं खोलना है अपना, ठीक है। लेकिन वहाँ ये ऑनेस्टी है कि हम 2 दिन आराम करते हैं, तो 5 दिन जान दे करके पूरी, कोई कहे चाहे न कहे, कोई देखे चाहे ना देखे। तो वर्क कल्चर में भी बहुत सारा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि, तो इसलिए यहाँ तो इसलिए जो मजदूरी कटौती का सिद्धांत आपने पढ़ा है कि पीको ने दिया, वो ठीक है, लगता है कि हाँ उतने में ही कोस्ट में ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, लेकिन इतना अच्छी बात नहीं है। मजदूरी कम करके रोज़गार मत बढ़ाइए, आप मजदूरी ज़्यादा दीजिए ताकि लोग उसमें और आने के लिए प्रेरित हों कि यार अच्छा रोज़गार है, यहाँ हमको चलना चाहिए, और ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो लोग ज़्यादा खुश होकर काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। कम करने से कोई ज़्यादा काम नहीं करता है। सौदाकारी सिद्धांत, जीवन निर्वाह सिद्धांत का मतलब ये था कि उतना दीजिए जिससे उसका काम चलता रहे, सबसिस्टेंस अमाउंट रहे, ठीक है। सौदाकारी सिद्धांत था मतलब बार्गेन कर लीजिए, जैसे आजकल यही है, आप कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो पहले पूछते हैं कि व्हाई शुड आई अपॉइंट यू, मुझे आपको क्यों नियुक्त करना चाहिए? तो आपने समझा दिया कि बिकॉज आई एम द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर योर इंडस्ट्री, अपनी आपने क्वालिटी बता दी। तो पूछते हैं कि कितना पैसा चाहिए आपको? अरे क्यों पूछते हो, तुम इस नौकरी के लिए तुम्हारा क्या तय है ये बताओ ना, पहले से होना चाहिए ना कि ये नौकरी तुमको मिलेगी, इसका ग्रेड ये तय है। ऐसा नहीं है, वो तुमसे पूछते कितने में काम करेंगे हम, अब आप डरते डरते बता दिए साहब 10 लाख दे दीजिए, तो हो गया। उनको देना था 20 लाख, लेकिन आप कितने में पट गए? 10 लाख में, तो 10 लाख उनका बच गया। तो दिस इज़ द बार्गेनिंग सिस्टम, ये सौदेबाजी है, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप किसी की शराफत का, किसी की मजबूरी का, किसी के इनोसेंस का, जैसे मैं नहीं जानता, जैसे बहुत अच्छा है, आप तुम देखते होगे, जैसे ये खादी मेला लगा है बीआरपी में, देखे तुम लोग? हाँ, जाके देखा एक दिन, तो वहाँ जाओगे तो बताएगा ये मैट कितने का, 1500 का, ठीक है। अब मेरे जैसा आदमी तो 1500 दे के लेके चला आएगा भाई, क्योंकि नहीं मैं समझ पाता कि मुझे क्या कहना चाहिए। लेकिन गड़बड़ तब है कि जब दूसरा आदमी उस 1500 का 700 में दोगे, और 10 मिनट बहस करने के बाद उससे वो 1000 में दे देता है। तो मैं जब 1500 दे चुका होता हूं तो अपने को कितना चीट किया हुआ महसूस करता हूं, जरा बताओ। और ये मेरे सामने ही हुआ खादी मेले में। तो बार्गेनिंग अच्छी बात नहीं है। इसमें जो इनोसेंट आदमी है, सीधा है, जो आप पर फेथ करता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसके साथ
ये धोखा है। और मेरा मानना है कि यह व्यवस्था कहीं भी अच्छी नहीं है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे दुकान में हो ना, लेकिन हमारे देश में तो खूब है ना। तो गड़बड़ है, लेकिन भाई मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या करें। हाँ। ये तमाम सिद्धांत हैं जो उन्होंने अलग अलग पृष्ठों में दिए। यहाँ यह ध्यान नहीं दिया गया कि विश्लेषण के एक ही स्तर पर सारे सिद्धांत सही नहीं हो सकते। वही बात जो पीछे मूल्य सिद्धांत के बारे में थी, वही बात यहाँ है कि एक ही समय में सारे सिद्धांत कैसे आप दे सकते हैं, कोई एक ना सही होगा। ग्रे के अनुसार इस अध्याय में स्मिथ की शक्ति और दुर्बलता साथ साथ दिखाई पड़ती है। शक्ति भी है कि वो एक ही साथ में इतने सिद्धांत बता देता है, ये भी लागू होगा, ये भी लागू होगा, ये भी लागू होगा। दुर्बलता ये है कि वह स्पष्ट ही नहीं है कि कौन सा बताए कौन सा ना बताए। हाँ नहीं, वो अभी फेल होने की नौबत ही नहीं आई, अभी वो सिर्फ बता ही रहा है लाइन से। वो अभी कहाँ फेल हुआ, अभी तो जब आप जानेंगे, पढ़ेंगे, लागू करेंगे तब ना फेल होगा। जैसे उसने एक सिद्धांत 1776 में दिया होता और दूसरा 1790 में दिया होता, तब तो होता कि फेल हो गया, नया दिया। वो तो उसी लाइन में लिखता चला जा रहा है कि अभी ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो उसकी योग्यता भी है कि वो लिख ले रहा है। ठीक है। ग्रे के अनुसार मजदूरी के संबंध में विवेचना इसलिए रोचक है कि वह बोलते बोलते उन अधिकांश विचारों का पूर्वाभास दे जाता है जिनको आगे चलकर विकास हुआ। जिनका बात सही है, ये सारे सिद्धांत बाद में विकसित हुए, लेकिन जाने अनजाने में दिया किसने? एडम स्मिथ ने। तो इसके बाद लाभ, बाकी अब छठे में पढ़ना, चलो ज़्यादा हो जाएगा क्या।